करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे। ये रास्ते हैं कि भीड़ के छत्ते, जमीन जिस्मों से ढक गई, कदम तो क्या तिल भी धरने की जगह नहीं। तो अब जो चलता हूं मैं तो खुद मेरे अपने पैरों में आ रहा है, किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा। चलूं तो औरों पे जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं। 17 साल या 18 साल का था और एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पास पहनने को कोई कपड़े नहीं। मेरे जो आखिरी कपड़े वो भी इतने फट चुके थे, पहने नहीं जा सकते। ऑप्टिमिज्म कमाल का ये था कि जब कुछ बहुत बुरा होता था मेरे साथ तो मैं सोचता था ये जब मेरी बायोग्राफी लिखी जाएगी तो उसमें ये इंसिडेंट तो आएगा, ये तो बहुत अच्छा इंसिडेंट। मैं जबान जानता था, डायलॉग जानता था। सलीम साहब के साथ में रहा, सलीम साहब असिस्ट कर चुके थे अबरार अलवी जैसे बड़े राइटर को, तो उनको स्क्रीन प्ले के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा मालूम। तो मैंने स्क्रीन प्ले सीखा उनकी एसोसिएशन। अरे यार, कभी फरहान ने आपसे लव लेटर नहीं लिख पाया अपनी किसी गर्लफ्रेंड नहीं, वो खुद अच्छा राइटर है। और दूसरे का मेरा ये ख्याल है कोई लेटर लिखने के बजाय ज़बानी बात करना पसंद करता होगा। शराब पीना बुरा काम नहीं है, बेवकूफ़ी का काम है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि तुम एक बॉटल रोज पिया करते थे और एक दिन में तुमने छोड़ दी। मैंने 31 जुलाई 1991 में शराब छोड़ी थी, उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाना लगाऊंगा। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। सर, मैंने फ़ोन कभी यूज़ नहीं किया, मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए मैंने, और ये लाइनें मुझे, मतलब जब मैं जर्नलिस्ट भी नहीं बना था तब से मैं इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आज सामने बैठे हैं तो मुझे लगा कहीं कोई एक शब्द भी यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये जादू को बयां करती हैं। देखिए, हमारे एक दोस्त हैं कैलाश साहब, बहुत बड़े वो उसमें एडवर्ड के आदमी हैं। तो उन्होंने मुझे एक मरतबा कोई ऑफ़र किया, मगर वो कुछ ऐसी चीज़ थी जो कार्सिनोजेनिक थी और जिसके बारे में लोगों की राय थी कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लोग कंज्यूम करते हैं, कैंसर भी हो जाता है मुंह में या इसमें। तो मैंने कहा भैया ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा बताओगे जो ठीक हो तो मैं कर दूंगा। एड में ऐसा मुझे कोई शर्म नहीं है एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट करने की। तो फिर उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद कि मेरे पास पेन का वो है, वो तुम करोगे, तुम तो राइटर हो, कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। तो सब बात तय हो गई और मैं महबूब स्टूडियो पहुंचा। वहाँ उन्होंने मेरे हाथ में एक स्क्रिप्ट दे दी कि ये बोलना है तुम्हें। मैंने कहा ये अगर मैं बोल लेता तो मैं एक्टर नहीं बनता, मैं राइटर क्यों बनता। मैं तो सिर्फ अपने ही वर्ड बोल सकता हूँ जो मैंने खुद लिखे हों। तो कहने लगे तुम लिख लो। तो मैं बैठ के लिख रहा था। जब मैं लिख रहा था तो उसने 2 शॉट ले लिए, वो मुझे पता ही नहीं चला। ये मैंने वहीं एक 5, 6, 7 मिनट में लिखा उस स्क्रिप्ट से बचने के लिए। अब वो पता नहीं कोई इत्तेफाक से बात ऐसी बैठ गई कि लोगों को बड़ी पसंद आई और वो इतने बरसों के बाद, इस बात को 20-22 साल हो गए होंगे जब आप स्टूडेंट रहे होंगे जब मैंने लिखा, लेकिन वो आज तक लोगों को याद हो गया। हो जाता है कभी कभी बड़ी मेहनत से काम कीजिए तो वो बात नहीं पैदा होती, कभी जल्दी से कर दीजिए तो हो जाता है। आपकी तो सर हर बात में जो है जादू पैदा हो ही जाता है। चलिए ठीक है मंडलोई साहब, जिस वजह से हम यहाँ हैं, ये किताब जादूनामा जो आपने बड़ी शानदार लिखी है, मतलब मैंने पढ़ी पूरी, और इसमें जो तस्वीरें हैं, जो किस्से हैं, मतलब वो मुझे लगता है बहुत से हमने सुने भी थे, बहुत से नहीं भी सुने थे, लेकिन क्योंकि किताब की शक्ल में आ गए, जावेद साहब ने अप्रूवल दे दिया तो वैलिड हो गए। तो पहला सवाल तो आपसे यही कि किताब मेरे हाथ में क्यों है, क्यों जादूनामा क्यों लिखा आपने? देखिए, जावेद साहब से मेरी जो ताल्लुकात हैं वो पिछले 20 साल से हैं, और क्या होता है कि ज़िंदगी में जब बहुत सारी घटनाएं एक जैसी घटती है तो वो एक कनेक्टिविटी पैदा करती है आपके साथ। तो मैंने इसकी भूमिका में भी लिखा है कि जब आप जावेद साहब की ज़िंदगी की कहानी को देखेंगे और मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी को देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। उसके कारण हमारे बीच एक रिश्ता है, एक पुल है, ठीक है। जब मैं अब जैसे जैसे मैंने जावेद साहब को जाना, समझा और अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो जब मैं स्कूल में मैंने एडमिशन लिया तब से लेके अब तक मुझे जो कुछ हासिल हुआ वो इस किताब में है। और मेरा ये मानना है कि जावेद साहब की जो ज़िंदगी को देखने का, लोगों को समझने का, हालात को समझने का जो नज़रिया है वो दूसरों से अलहदा है, अलग है। और कहीं ना कहीं वो सब बातें
मुझे प्रभावित किया उन सब बातों ने, और उसके नतीजे में ये किताब आपके हाथों में है। सर, किताब में अक्सर हम देखते हैं कि जब चीज़ें आती हैं तो सब अच्छा अच्छा होता है, वो बहुत महान है, वो बहुत अच्छे हैं, बट इसमें मैंने देखा आपकी लाइफ के बहुत सारे पहलू हैं। मतलब सलीम साहब का भी जिक्र है, आपकी पहली शादी का भी जिक्र है, हर चीज़ का जिक्र है, और उसमें जो राय रखी गई है वो बड़े, मतलब मैं कहूँ कि खुले अंदाज में रखी गई है। तो जब इन्होंने जिक्र किया कि किताब छापनी है, तो कुछ ऐसा मन में तो नहीं था कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। देखिए हम झूठ बोल के समझते हैं कि दुनिया मान गई। लोग आपके मुँह पे अक्सर कहते भी नहीं हैं, सुन लेते हैं, अच्छा, अच्छा। लेकिन बाहर तो जाके हँसते ही हैं, या कम से कम दूसरों से कहते हैं, ये कह रहा था वो। तो सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है, और जितना डरते हैं लोग सच बोलने से, उतने डरने की बात है नहीं। आप बोल दीजिए, हम इंसान हैं, गलतियाँ भी करते हैं, कभी भूल भी करते हैं, और उसे मान लेने में कुछ ऐसा नहीं है कि लोग अब फिर आपसे मिलना बंद कर देंगे, या आप कहेंगे ये तो बड़ा तुच्छ आदमी है, इसने ऐसी गलती कैसे कर दी। बल्कि आपकी इज़्ज़त ही करेंगे अगर आप उस गलती को मान लें। उससे इनकार करें तो उन्हें चिढ़ाएँगे। तो सच्ची बात ये है कि सच बोलना वैसे भी ठीक काम है, लेकिन अक्लमंदी का काम भी यही है कि सच बोलिए। इस किताब के ज़रिए मुझे एक चीज़ और पता चली कि आपके अंदर एक बच्चा है जो हमेशा रहता है। तो उस बच्चे को कैसे ज़िंदा रखा है आपने? देखिए, क्योंकि अगर आप 75 साल के हैं, अब तो नहीं है, मैं हो चुका हूँ, तो फिर आप सिर्फ़ 1 साल के हैं जो इत्तेफ़ाक से 75वां है। लेकिन अगर आपका हर साल आपके अंदर ज़िंदा है, तब आप भरपूर हैं। आपके अंदर वो 10 साल का बच्चा, 15 साल का लड़का, 25 साल का यंग मैन, 30 साल का मैच्योर्ड, 40 साल का मैच्योर्ड आदमी, वो सब रहने चाहिए। तब आप पूरे आदमी हैं। वरना तो आप 1 साल के हैं जो इत्तेफ़ाक से 78 थे। तो फिर तो 1 ही साल के हैं, वो साल कौन-सा है अलग बात है। लेकिन वो जो उस वक़्त की जो फीलिंग्स हैं, मैं तो कभी-कभी छोटे बच्चों को देखता हूँ। आप ये देखिएगा, रील्स में आते हैं छोटे बच्चे, इसमें इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम वगैरह में। उनमें जो क्यूरियोसिटी होती है, अगर उस क्यूरियोसिटी का 1/10 भी और 1/5 भी हमारे पास बच जाए, तो हम कितना सीखें ज़िंदगी में। हमारी ट्रेजेडी है कि जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर खोज ख़त्म होती जाती है। लोगों को और चीज़ों को समझने की जो कोशिश है या तमन्ना है, वो ख़त्म होती जाती है। जब तक हम जानना चाहिए, मैंने आमतौर से लोगों से सुना है, वो कहते हैं, "अरे यार, ये टॉपिक छोड़ो, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ।" अरे भाई, वही तो टॉपिक पे बात करो जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। जिस बारे में तुम जानते हो उसमें बात करने की क्या ज़रूरत है? जो नहीं जानते हो वो सुनो। मगर हम सुनना तो चाहते नहीं, हम तो बोलना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो कैसे उस बच्चे को ज़िंदा रखा कैसे जाए, जो आज की भागदौड़ नहीं, वाली या आजकल जो हम सब चीज़ बहुत तेज़ करना चाहते हैं? नहीं, आप तेज़ भी करिए, लेकिन थोड़ा बैलेंस भी रखिए, और वो जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी, ज़िंदगी में जो कुछ इंसान ने, ह्यूमन रेस ने अचीव किया, वो क्यूरियोसिटी से किया। ये हो रहा है, ये क्यों होता है? इसका क्या किस्सा है? ये क्या प्रोसेस है? ये कौन लोग हैं? ये तरीका क्या है? ये ऐसा क्यों हो गया है? जब आप उसे समझने की कोशिश, तभी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, चाहे एज़ अ नेशन, चाहे एज़ ह्यूमन रेस, और चाहे एज़ एन इंडिविजुअल। कि आप सवाल पूछते रहें। जब आपने सवाल पूछना बंद कर दिया, ताला लगा के चाबी फेंक दी, अब मेरे पास सारे जवाब हैं, तो फिर उस दिन आप ख़त्म हो गए, फिर आपकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी ये है कि वो जो एक बच्चे की क्यूरियोसिटी है, जानने की, समझने की, वो हम में ज़िंदा रहनी चाहिए, और उसको आप ऑर्डर करके ज़िंदा नहीं रख सकते, कल से मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं है। ये क्रैश कोर्स नहीं इसमें। इसमें आपके जो बेसिक संस्कार हैं, जो मूल्य हैं, उनमें बात होनी चाहिए, तो फिर रहेगी। अरविंद जी, जावेद साहब से जब हम बात करते हैं या कुछ एक लाइन भी बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। आप किताब लिख रहे थे उनके ऊपर, तो मन में कुछ डर था या कुछ कोई ऐसा इस किताब का ऐसा कोई टॉपिक रहा, कुछ वो रहा जो आपको लगा हो कि कहीं जावेद साहब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जावेद साहब ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पे बात की, और न सिर्फ जावेद साहब ने, बल्कि जितने लोगों ने इसमें इंटरव्यू दिया, उन्होंने सबने अपनी तरफ से 100% सच ही कहा। और जावेद साहब को जितना मैं करीब से जानता हूँ, कभी उन्होंने मेरे क्वेश्चन का कोई गलत जवाब नहीं दिया, चाहे मैंने इंटरव्यू किया हो या चाहे निजी बातचीत हुई हो।
हमेशा उन्होंने जो घटा, जो सही था वही बताया। और ये ऐसा ही नहीं है कि मैं खुश करने के लिए कह रहा हूं। अगर किताब है तो आप सोच सकते हैं कि ये सब टेस्टिंग हुई होगी, है ना। तो जावेद साहब ने कभी कोई ऐसा पहलू, कोई अगर शराब पी तो कहा है मैंने बहुत शराब पी, ठीक है। मतलब इंदौर आए थे हम लोग, एक जगह जा रहे थे, रास्ते में जावेद साहब ने कहा कि आप शराब तो नहीं पीते हैं। मैंने कहा साहब मैं नहीं पीता हूँ। तो उनका मैंने बहुत नहीं पीना चाहिए। देखिए असल में होता क्या है कि आप गलती करें और उसको स्वीकार करें। गलती करने के लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं होती, स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती। और खास करके जब आप कामयाब हों, तब फला वक्त मैंने ये गलती की थी, आसान बात नहीं है इसको कबूल करना। मैं ऐसे बहुत सारे कामयाब लोगों को जानता हूं जो ये न तो किसी गलती को स्वीकार करते हैं, न किसी नाकामयाबी को स्वीकार करते हैं। जावेद साहब के साथ ये है कि दोनों चीजों में अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्लियरली उसका सही आंसर होगा। अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। आपने जो जवाब सुना, आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा कि गलती मान लेना ज़्यादा अक्लमंदी का काम है। ये देखिए उनके बारे में क्या राय दे रहे हैं। साहब वो लोग अपनी गलती नहीं मानते, उनकी जो फेलियर हुआ वो फेलियर ही नहीं मानते। तो अब हो सकता है इन्होंने उनके मुंह पे कहा, हो सकता नहीं कहा हो, लेकिन आप जब झूठ बोलते हैं, ये हमारा ख्याल है कि हमने झूठ बोला, सबने मान लिया, कोई नहीं मानता। उनको पता है सच क्या है, उनमें भी अकल है ना, ऐसे थोड़ी है बेवकूफ़ सब। उनसे सच्ची बोल दो, यही अच्छी बात है, झंझट में मत पड़ो। और फिर एक झूठ बोलो तो फिर दूसरा बोलो, फिर कहाँ चक्कर क्या है। अरे भाई हाँ ये मैंने किया था, मैंने बुरा किया था, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बोल दो। तो उसमें क्या होगा, उसके बाद वो आदमी तो आपके खिलाफ हो नहीं सकता। वो कहे भाई तो खुद ही मान रहा है, तो मैं क्या कहूँ। तो बेहतर बात यही है। और अपनी गलती को जब तक हम गलती मानेंगे नहीं तो ठीक भी नहीं कर सकते। पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि हम गलत थे, वो ज़रूरी है। और उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया आपसे नफरत करने लगती है, आपको घटिया समझने लगती है, छोटा समझने लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेकार का डर है। हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं सच बोलने से, इतने डरने की बात नहीं है। अच्छा, इस किताब से मुझे एक चीज पता चली कि जो शराब की वजह से ही कहीं ना कहीं आपकी पहली शादी भी टूटी, जो मैडम ने अपने एक इंटरव्यू रीज़न में, ये भी था, एक रीजन ये भी था। उस वक्त उसके बाद दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने शराब छोड़ दी? नहीं फौरन तो नहीं छोड़ी, उसमें कुछ वक्त लगा, कुछ मेरे ख्याल से 7-8 साल। बहुत लोग चाहते हैं छोड़ नहीं पाते, तो मैं उनके नहीं लिए भी ऐसा चाहूंगा नहीं, ये जवाब कि बहुत मुझसे कई लोग पूछते हैं कि तुम एक बॉटल रोज पिया करते थे और एक दिन में तुमने छोड़ दी। मैंने 31 जुलाई 1991 में शराब छोड़ी थी और उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया, ना लगाऊंगा। तो तरकीब क्या शराब छोड़ने की, बहुत सिंपल तरकीब है, पीना बंद कर दो। इसके अलावा कोई तरकीब नहीं। वही तो लोग कर नहीं पाते हैं। नहीं वे तो पीते रहो। अगर छोड़नी है तो पीना बंद करो। और क्या कर सकते हो, और कोई तरकीब हो सकती है क्या कि मैं पीता भी रहूं और छोड़ भी दूं? ऐसा तो हो नहीं सकता। छोड़ दो। एक बात का ख्याल रखो, शराब पीना बुरा काम नहीं है, बेवकूफ़ी का काम है। आदमी बुरा बनने में नहीं डरता, बल्कि उसे ग्लैमर भी लगता है, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। इसमें एक ज़रा हीरोइक्स भी है कहीं। मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ ये नहीं मानना चाहता वो। बेवकूफ़ी जो है वो डिग्निटी से नीचे है। फैक्ट ये है कि शराब पी के आदमी बेवकूफ़ हो जाता है। तो आप बेवकूफ़ होना चाहते हैं आप पीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे बेवकूफ़ी नहीं करनी है तो मत पीजिए। मुझे लगता है सुनने के बाद बहुत से लोग कोशिश तो करेंगे कम से कम छोड़ने की, और कुछ छोड़ेंगे भी। अच्छा, हमने आपके बचपन के बारे में इस किताब में बहुत बहुत कुछ आपने डिटेल में लिखा है कि किस तरह का बचपन था, माँ का जाना, फिर पिता के। तो सर सबसे टफ चीज क्या रही? मतलब आजकल तो हम छोटी छोटी चीजों पे रो देते हैं, अरे ये वो, बट लेकिन इससे पढ़ के लगता है कि मतलब आप जावेद अख्तर बन कैसे पाए? मतलब मुझे तो वो बचपन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत टफ है। पता नहीं, उस वक्त तो ऐसा कुछ टफ लगता नहीं है। बचपन जो वक्त गुजर रहा होता है उस वक्त जो भी लग रहा हो, लेकिन वो बाद में आप जब पलट के देखते हो तो लगता है अरे ऐसा था। लेकिन जब वो गुजर रहा है तो इतना नहीं, आप उसी में हैं तो गुजर जाता है। और ख़ासतौर से बचपन में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ बहुत मुझ पर जुल्म हो रहा था और मैं क्या। ठीक है, मदर मेरी बहुत, मेरे बचपन में जिस दिन मैं 8 साल का हुआ उसके अगले दिन उनकी डेथ हो गई। तो ठीक 8 साल की उम्र में मेरे फादर कहीं और थे, मैं तो उनके साथ रहा नहीं। मैं नानिहाल में पला, फिर अपनी
आंट के साथ रहा, जो मेरी मदर की छोटी बहन थी। मगर ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे सर्दी में खड़ा कर देते थे बाहर और गर्मी में धूप में खड़ा कर देते और खाना नहीं देते थे, ऐसा कुछ नहीं। दे वर वेरी नाइस टू मी, काइंड टू मी। और ठीक है, बहुत पैसा तो नहीं था, स्कूल में हम अमीर बच्चों को देखते थे जिनके पास घड़ियाँ भी थी। बचपन में बच्चा स्कूल घड़ी बांध रहा हो तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। और फाउंटेन पेन बड़ी चीज़ थी उस ज़माने में। तो अच्छे स्वेटर जो है वो बड़े एक्साइट कर, तो वो सब डिप्रिवेशन की कहीं फीलिंग होती थी, यार इनके पास तो ऐसी चीज़ें हमारे पास तो है नहीं। इवन जो खाने का डब्बा है वो इनका इतना खूबसूरत होता था कि उसे देख के हमें शर्म आती थी। तो ये सब ज़रूर है। तो तभी उसमें एम्बिशन भी जागता था कि ये सब तो मुझे हासिल करना है और ये तो मुझे चाहिए। मगर ये कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा बचपन को उदास बचपन था। ये ओलिवर ट्विस्ट का बचपन मेरा बिल्कुल नहीं था। आई वॉज अ वेरी हैप्पी चाइल्ड एंड आई वॉज अ वेरी पॉपुलर चाइल्ड इन माई स्कूल, इन माई कॉलेज और इन माई लोकेलिटी। तो सब के सब जो है मुझे जानते थे और बहुत बुलाते थे, बातें करते थे और मैं उन लोगों को जोक्स भी सुनाता था और तमाशे भी दिखाता था। तो कुछ मेरा ऐसा दुखी, सैड, लोनली, अनाथ का बचपन नहीं था। तो ऐसा क्या था कि आप बचपन में ही जब कुछ नाटक करते थे तो आपको था कि मैं फाइट वाली फिल्म बनाऊंगा, कि जिसमें फाइट होगी, लड़ाई होगी? ऐसा भी नहीं सोचा था। मैं तो यही नहीं सोचा था कि मैं इम्प्रेस था गुरुदत्त से, हिंदी फिल्म बिमल रॉय से, गुरुदत्त से। तो ये लोग तो अलग तरह की फिल्म बनाते थे, मैं तो ऐसे ही बनाना चाहता था। फिर मैं जब आया, और मैं आया था डायरेक्टर बनने फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वो हालात ने मुझे राइटर बना दिया। तो ये मुझे ज़रूर लगता था कि हमारा जो फिल्म में हीरो है ज़रा थोड़ा नैम्बी-पैम्बी सा है, रोता रहता है शराब पी के, और वो मोहब्बत में रोता है और वो हार मान जाता है। उसकी माँ या बाप कहते हैं तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तो वो डर जाता है। तो जो रेबल स्टार, जब शम्मी कपूर जो थे, वो रेबल क्या था उनका? उनका नाम हो गया था रेबल स्टार। वो रेबल क्या करते थे, कहानियाँ देखो तो सिर्फ माँ से कहते थे नहीं मैं तो शादी इसी लड़की से करूँगा, इतना बड़ा रेबल करते थे वो। तो यही, इससे ऊपर नहीं, ऐसा नहीं वो समाज बदलने निकल जाते थे वो। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, और इत्तेफाक की बात कि मैंने जिसके साथ काम किया सलीम साहब, उनकी भी वही फीलिंग थी। तो वो कैरेक्टर्स हमें कहीं फैसिनेट करते थे दोनों को पर्सनली, तो जो हमने लिखे। ये कहीं ना कहीं आपका अपना जो स्ट्रगल था यकीनन वो उन किरदारों में दिखा, वो उनके साथ विजय भी, में या हाँ, जितने भी आपके। हो सकता है। देखिए मेरा ऐसा, एक तो मेरी अकेली लिखी तो है नहीं, 2 आदमियों ने लिखी है, तो उसमें उनका भी बहुत कुछ है, मेरा भी बहुत कुछ है। एक राइटर परी की और राजकुमार की कहानी लिखी, तब भी वो ऑटोबायोग्राफिकल होगी, इसलिए कि उस परी के या राजकुमार की मोरालिटी या संस्कार तो वही होंगे जो आपके हैं। आपको जो लगता है कि ये अच्छी बात है और ये बुरी बात है, वही डालेंगे आप उसमें। तो कहीं ना कहीं आपका जो अपना सेट ऑफ बिलीफ है, जो आपकी संस्कार हैं, जो आपकी वैल्यूज़ है, वही उन कैरेक्टर्स में जाएंगी। तो भले वो बाहर से शहजादा हो, तलवार लेके घुमा रहा है, लेकिन वो जो सोचेगा, जो बात करेगा, वो वही करेगा जिसे आप ठीक समझते हैं। और वो आपकी ठीक किसे समझते हैं, वो आपके संस्कार से आता है। तो हर कहानी किसी न किसी हद तक कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऑटोबायोग्राफिकल होती है टू सम एक्सटेंट। इंसिडेंट ना हो ऑटोबायोग्राफिकल, लेकिन कैरेक्टर्स की जो मोरालिटी है वो आपसे आएगी। अरुण जी, आपको जावेद साहब के रचे हुए किस किरदार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया या आप पे इम्पैक्ट डाला? मुझे किरदार ने नहीं, मुझे जावेद अख्तर ने प्रभावित किया। नहीं, वो तो उनके किया, किरदारों ने नहीं किया। हाँ, एक, मगर एक जो बात में खास तौर पे अभी आपका जो सवाल था और जावेद साहब जिस तरह से जवाब दे रहे थे, ये तो कमाल की बात है इनके अंदर। होता ये है कि देखिए, जब इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, उसके पहले जो मेरी जिंदगी की कहानी थी वो इनकी जिंदगी की कहानी से बहुत मिलती जुलती थी। वो आपने हाँ, और स्टार्टिंग में उस चीज का मेंशन भी और ये होता था कि मैं ये मान के चलता था, गलतफहमी थी मुझे जो अब दूर हो गई है, कि दुनिया भर के जो दुख हैं वो सिर्फ मैंने सहन किए और सहन किए, और अब मैं जो कुछ भी ठीक हालात हैं इसके लिए भी मैं जवाबदार हूँ, और ये मेरी उन कुर्बानियों का नतीजा है जो मैंने सहन की हैं, तकलीफें। जावेद साहब ने गलतफहमी दूर कर दी। दूसरी जो अच्छी बात है, अभी आपने इनसे पूछा
बचपन कैसा गुजरा, इन्होंने बड़े आराम से कहा कि बहुत अच्छा मजा था और आया। बहुत मजे का, ऐसा कुछ मजे वजे का था नहीं वो। इससे पढ़ के तो नहीं लगा। हाँ, मतलब अगर दोबारा इनको भी गुजारना पड़े तो ये नहीं गुजार सकते हो बचपन सर ये खुद भी। सही अब इस उम्र में क्या बच्चे लेकिन बचपना तो है हाँ, आपका। हाँ, तो है। वो बहुत ऐसा है, तकलीफ और दुख भरे दिन थे, मगर इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप उसमें कोई न कोई सकारात्मक पहलू ढूंढ लें। तो जावेद साहब की ये खासियत है, और ये मेरे आसपास में जितने लोगों को जानता हूं, जिनमें कुछ नामवर लोग भी हैं, कम लोगों में ये ताकत होती है कि वो सिर्फ जो रोशनी वाला पक्ष है, जो उजला पक्ष है, उसी को देखें और उससे खुश हों। तो ये इनके व्यक्तित्व की एक खास बात है। मगर जब इनको एज ए राइटर हम एनालिसिस करते हैं, जब पढ़ते हैं इनकी शायरी को या इनके लिखे हुए गानों को या इनके लिखे हुए, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की एक झलक उनमें मिलती है। ये बात रमेश सिप्पी साहब ने भी जिक्र किया है कि जितनी भी फिल्में सलीम जावेद ने साथ में लिखी, उसमें जो डायलॉग राइटिंग का वर्क था वो जावेद साहब सेपरेटली करते थे। वो एक अलग टॉपिक है। वो एक अलग टॉपिक है, पर मतलब बता रहा हूं मैं आपको। जी जी। तो जो कैरेक्टर बोलते हैं, जो आपने कहा, तो जब आप उनको करीब से जानते हैं तो आपको ये अंदाजा होता है कि ये जो कैरेक्टर के अंदर भी उनकी सोची हुई, उनकी अनुभव की हुई चीज ही कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही है। सर वो जो आपने रातों रात जीपें अरे ली और वो राइटर्स को क्रेडिट नहीं दिया जाता, वो आइडिया आया कैसे? वो सलीम साहब का था। वो सलीम साहब ने आइडिया दिया कि ऐसा करना चाहिए, देखो हमारा नाम नहीं देते, बड़ी गलत बात। वो बड़े हिम्मत वाले आदमी हैं। और मैं फिर आपसे एक बात कहूँ कि ये मैं बिल्कुल नहीं मानना चाहता हूँ, और बिल्कुल इसलिए सच नहीं है कि मैं एक उदास बच्चा था। मैं कभी उदास बच्चा नहीं। ठीक है, जो गम हुए थे, जो दुख थे, जो डिप्रेशन था, वो याद था। ऐसा तो नहीं है कि मेमोरी में थे ही नहीं, वो दिल में थे नहीं। लेकिन मेरा एटीट्यूड या मेरा जो रहन सहन या लोगों से मेरा रिश्ता, वो बहुत खुशी का और बहुत उसका जॉय का था। इसी वजह से मेरी ज़िंदगी आराम से कटी लोगों में। मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हमेशा, कॉलेज में, स्कूल में, और वो मेरे सारे दोस्त अमीर बच्चे थे। मुझसे तो ज़्यादा कोई भी आदमी अमीर होता था, तो वो मुझे हर जगह ले जाते थे, घुमाते थे, फिराते थे, और उन्हें मेरी कंपनी पसंद थी, और वो इज़्ज़त भी करते थे मेरी। और मैं डिबेटर होता था दूसरे कामों में, हर स्कूल का जो काम होता था, एलोकेशन है, डिबेट है, इवन आई वॉज इन अ जिम्नास्टिक टीम, एक वो बैतबाजी जिसे अंताक्षरी कहते हैं, उसकी टीम में, हर टीम में, मतलब चाहे वो जिम्नास्टिक हो और चाहे वो पोइट्री हो, हर चीज़ में मैं था, और हर चीज़ मैं एंजॉय करता था, और लोग उसे अप्रिशिएट करते थे। मतलब ये कहना बहुत ख़राब बात लग रही है, लेकिन इट्स सच दैट आई वाज इवन इन माय चाइल्डहुड आई वाज अ वेरी पॉपुलर चाइल्ड। कॉलेज में आई वाज अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट। तो वो मुझे हमेशा, वो जो मेरी ईगो फीड होती रही हमेशा, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, इज्जत दी, बुलाया, बिठाया, तो वो कोई, मैं एक दुखियारा कभी नहीं रहा, कभी नहीं। और कभी-कभी मैं सोचता हूँ मुझे होना चाहिए था। मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे क्यों नहीं, मैं डिप्रेशन मुझे क्यों नहीं हुआ, और मैंने कभी क्यों नहीं सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे तो कभी आइडिया भी नहीं आया। ऐसा नहीं कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे आइडिया ही नहीं आया कभी। और जैसा भी था, बल्कि ऑप्टिमिज्म कमाल का ये था कि जब कुछ बहुत बुरा होता था मेरे साथ, तो मैं सोचता था ये जब मेरी बायोग्राफी लिखी जाएगी, उस वक्त भी 17 साल 18 साल की उम्र, तो उसमें ये इंसिडेंट तो आएगा, ये तो बहुत अच्छा इंसिडेंट। मतलब अब ये इलॉजिकल है, और उस वक्त भी मुझे उसके इलॉजिकल होने पे हंसी आई कि हो कैसे सकता। बुरा है कि मैं 17 साल या 18 साल का था, और एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पास पहनने को कोई कपड़े नहीं। अरे भाई, तुम 18 साल इस दुनिया में रहे हो तो कपड़े पहन के रहे हो ना, ऐसे तो नहीं रहे। मगर मेरे जो आखिरी कपड़े थे वो भी इतने फट चुके थे, अब पहने नहीं जा सकते थे, तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं। अब मुझे परेशानी भी हुई थी, लेकिन साथ में मैं बहुत अम्यूज भी हुआ, और मुझे लगा ये तो कमाल का इंसिडेंट है, ये तो कभी काम आएगा, ये तो बहुत अनयूजुअल इंसिडेंट कि एक 18 साल का लड़का कह रहा है मेरे पास कुछ पहनने को नहीं, और अपने दोस्त के घर में उसकी बेडशीट लपेटे बैठा हुआ। तो अल्टीमेटली वो मेरा दोस्त आया, फिर उसने मुझे अपना एक पुराना पैंट दे दिया, तो मैं फिर वो उसकी पैंट और शर्ट पहन के गया। अब वही एक जोड़ा था फिर मेरे पास। मगर ये कि ऑप्टिमिज्म मेरा बहुत स्ट्रांग था, कि मुझे लगता था ये इंसिडेंट ये अच्छा है,
ये कभी काम आएगा। मतलब उस वक्त तो मुझे लगता है उतनी मुझे- ऑटोबायोग्राफीज भी शायद नहीं लिखी नहीं, जाती मगर होंगी। मुझे ऐसा ही लगता था हम्म, कि ये जो है ये तो बाद में बहुत प्रेशियस इंसिडेंट, ये तो हाईलाइट हो जाएगा। आप यकीन कीजिए, आपको लगेगा इस समय क्या कह रहा हूँ, मत सच यही। तो ये ऑप्शन था, वो मुझे खेत ले गया। बाकी है कि यही, अभी कुछ देर पहले किसी से बात हो रही थी तो मैंने फैज़ की एक लाइन बोली कि इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। हम ये समझते हैं कि ये दुख हमें मिला, बेघरी का, भूख का, कुछ भी ना होने का, पैसा ना होने का जेब में। ये कोई अनोखी बात नहीं है। इस वक्त जब मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं तो करोड़ों लोग ऐसे हैं इन हालात में। उस वक्त भी जब मैं इस हालत में था, इन हालात में था, तब भी करोड़ों लोग थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साहब ये देखिए मेरे साथ क्या हो गया, बहुतों के साथ हुआ है और हो रहा है। तो अपने को कुछ इतना घमंड, जैसे दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए, शोहरत पे घमंड नहीं करना चाहिए, वैसे ही अपनी गरीबी और नाकामी पे भी ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, पहली बार शायरी कब लिखी थी याद है? सर मैंने पहली बार शायरी तब लिखी थी जब आमतौर से लोग शायरी लिखना छोड़ देते हैं। मुझे एक 12-13 साल की उम्र से, 14 साल की उम्र से मालूम था कि मैं मीटर में लिख सकता हूँ। मुझे पोइट्री का सेंस है। मुझे 15-16 साल की उम्र में हज़ारों शेर याद थे, हज़ारों ज़बानी। और मुझे वो भी पता था कि मुझे सेंस है पोइट्री लिखने का। मेरे कुछ दोस्त जो कॉलेज में पोइट्री करते थे या उसके बाद जब मैं मुंबई आया वहाँ पोइट्री करते, तो मैं उन्हें लाइन सजेस्ट कर दिया, ये नहीं, ये सेकंड लाइन ये रखो। मैं लाइन बना के दे, खुद ने लिखी थी। उसके 2-3 रीज़न थे। एक रीज़न तो ये कि एक जो जाहिल में कॉन्फिडेंस होता है वो मेरे पास नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था अच्छी पोइट्री क्या होती है। तो मैं डरता था कि मैं लिखूँगा तो इतना अच्छा कैसे लिख पाऊँगा, एक खौफ ये था। दूसरे ये कि जब वो दुकानदार का बेटा रिवोल्ट करता है तो दुकान पे नहीं बैठता, कहता मैं नहीं बैठूंगा दुकान पे, कुछ भी करूंगा दुकान पे नहीं बैठूंगा। तो हमारी दुकान तो शायरी थी, हमारे बाप दादों की दुकान शायरी रही है। तो जब मैंने रिवोल्ट किया फैमिली तो मैं शायरी नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी। तो ये एक रिवोल्ट का हिस्सा था। दूसरी ये कि अब छोटी उम्र में तो हमने सारे शायर बड़े देखे थे, तो कहीं ये ख्याल था बहुत वक्त तक कि शायरी तो बड़े करते हैं ना। अच्छा, फिर शायर वो मिलते भी थे, वो पान खाए हुए, कुर्ते पे पान के दाग पड़े हुए भोपाल में। तो यार ये क्या करूँ, ये कोई काम अजीब ही है। तो मैंने बरसों नहीं किया। लेकिन फिर कई बातें हुई। एक तो मेरे छोटे भाई ने, सलमान, जो जिसका नाम है, इज़ अ साइकोएनालिस्ट बाय प्रोफेशन, उसने पोइट्री शुरू की और उसकी पहली किताब भी आ गई और बहुत अच्छी पोइट्री थी। दूसरे कि आई मेट सम पीपल बहुत ज़माने के बाद जो मेरी एज ग्रुप के थे, यंग पीपल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के, और मॉडर्न लोग, और वो पोइट्री करते थे और बहुत अच्छी पोइट्री लिखते थे। तो ये जनरेशन की पोइट्री जब मुझे मिली और मैंने इन लोगों को देखा तो मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि लिखूं। इसी दरमियान मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, तो अब दुकान पे तो कोई था नहीं। तो दुकान, मैंने कहा ये तो पूरी दुकान मेरा भाई ले जाएगा, तो भैया जल्दी चलो बैठो, समझे। तो मैं जाके बैठा फिर दुकान पे। सर कभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखे आपने? ये मेरा ऑलमोस्ट प्रोफेशन था सर। जब मैं भोपाल में, अब तो पता नहीं भोपाल बहुत बड़ा हो गया, बदल गया है, लेकिन मेरे ज़माने में, आई एम टॉकिंग ऑफ 60s, तो ज़्यादातर रोमांस तो बाई कॉरेस्पॉन्डेंस ही होते थे, मुलाकात तो कभी कभी होती थी। तो वो दोस्त जो थे, अब चूंकि मैं डिबेट वेट में हिस्सा लिखता था तो अपनी स्पीचेस लिखता था, तो उन्हें मालूम था मैं लिख लेता हूँ। पोइट्री वोट्री मुझे याद बहुत थी, सुनाता था लोगों को, तो उन्हें मालूम ये है राइटर का कुछ, तो उनके खत लिखता था मैं। फिर एक वक्त आया कि वो अपने दोस्त लाने लगे जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, इसका फला लड़की से चक्कर है और क्या है, अभी थोड़ा उनका झगड़ा हो गया तो एक लेटर लिख दो। लेटर में होना चाहिए कि ही इज़ वेरी अपसेट, लेकिन आप इतना भी मत कर देना कि टूट ही जाए, तो ज़रा संभाल के। तो ये सब पूरा जैसे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बताते हैं कि हमें कैसा चाहिए गाना, वैसे वो लव लेटर बताते। तो उसके बदले में हम पिक्चर देख लेते थे, चाय और समोसे, या डोसा भी बड़ी चीज़ थी, डोसा खाते थे। तो ये एक तरह से दुकानदारी उस वक्त चलती थी इससे। दुकानदारी ये थी, मतलब कैश में नहीं थी, वो काइंड में थी। तो ये सब बहुत किया, बहुत लिखे मैंने लेटर। अपने लिए जिंदगी में सिर्फ 2 लिखे। एक 15 बरस की उम्र में लिखे थे, या 14 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने लिखे, वो मैंने अपनी उसमें जिक्र भी किया है। वो, लेकिन आपको लड़की याद है लेटर में क्या लिखा था, ये याद नहीं आपने? हाँ, वो वर्ड भूल गया मगर वो याद है। और 2 बार लिखा, पहली बार तो ठीक हो गया था, दूसरी बार फेल हो गया मेरा लेटर। तो 50-50
का मदर को भी सक्सेस रेट। आपके लेटर लिखने का बहुत, जी जी उनके जी जी। तो कॉम्पोजिशन है पूरी। हाँ तो नहीं, वो तो अब वो क्या है कि उस ज़माने में तो भाई मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, उस ज़माने में ईमेल तो था ही नहीं, और फ़ोन जो थे वो भी किसी किसी के घर में होते थे। जो मोहल्ले में जिसके पास फ़ोन होता था उसकी इज़्ज़त अलग होती थी, और मोहल्ले में जिसके घर में रेफ्रिजरेटर होता तो उसकी इज़्ज़त अलग होती। आपके घर में दावत हो रही है मगर जो मीठा है वो उस घर भेजा उस जाता घर था भेजा, कि ठंडी अलमारी में रख दिया जाए, समझे आप? वो कि उनसे बनी भी रहे, बनी भी मतलब रहे। कि कल को अगर कोई जरूरत पड़े हाँ, तो वो लोग कि जो है भैया एकदम रख सके हम उनके रेफ्रिजरेटर में अपना खाना, तो वो रखते थे वो लोग, मोहल्ले के लोगों का खाना, रसगुल्ले हैं ठंडे हुए तो वहाँ रखे हुए हैं। फिर वो जब मेहमान खाना खा रहे हैं तब बुलाया जाता था, जाके ले आओ वहाँ से। तो अच्छा, फिर नए-नए जब रेफ्रिजरेटर लिए गए थे और मिडिल क्लास के पास आए थे रेफ्रिजरेटर, तो ड्राइंग रूम में रखते थे। रेफ्रिजरेटर लिविंग रूम में होता दिखाने था। के हाँ, भाई क्या हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है। तो ये सब हमने अपने बचपन में देखा हुआ है। फ़ोन तो होना बहुत बड़ी बात थी, बहुत इज़्ज़त की बात थी फ़ोन होना। सर, बहुत सारे लोगों के आपने इसमें इंटरव्यूज लिए, बहुत सारे कोट्स इसमें बड़े इंटरेस्टिंग। सबसे मुश्किल किससे जानकारी निकलवाना रहा? सबसे मुश्किल जानकारी थी हनी ईरानी जी से। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जावेद साहब की और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। बहुत अच्छी। इसमें एक किस्सा भी हम पढ़ते हैं, हाँ, आंख वाला। हाँ जी, आँख वाला कौन सा? वो भोपाल में फोन पे उनका फोन आया था। असल में हुआ ये था कि फोन आया था, आपका फोन ऑफ हो गया था, तो उनको किसी आंखों के डॉक्टर का नंबर चाहिए था। अच्छा अच्छा। तो आपने उनसे कहा था कि भाई आंखों से जितना काम लेना था उतना तो तुम ले चुकी हो, अब नंबर लेके क्या करोगे? इस पे मेरा एक हाँ, था कि आज की डेट में तो अगर ब्रेकअप भी हो जाता है हाँ, तो गाना बजता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, हाँ, ठीक है? हाँ। और आप एक डिवोर्स के बाद भी इतनी अच्छी दोस्ती ये कैसे मेंटेन हुई? और ये मतलब इस देखिए पे मैं चाहूंगा आप कुछ सच बात आज ये के है, यंगस्टर्स को भी बताएं। देखिए कि क्या होता है, ये आज भी मेल सेंट्रिक सोसाइटी है, तो अगर पार्ट होते हैं तो उसमें जो वाइफ है या जो औरत है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। वो कितने भी आप तहज़ीब से और कितनी भी नरमी से अलग हों, उसका नुकसान होता है। तो बिटरनेस तो उसमें आनी चाहिए और उसके अंदर कड़वाहट आनी चाहिए। तो वो ये तो उसकी ग्रेटनेस है हनी की, कि उसने उसे नहीं आने दिया, ये उसका बड़ापन है। और बहुत हनी की मैं इतनी इज़्ज़त करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हम अलग हो गए और उसके बाद वक़्त लगा, ऐसा नहीं कि अगले ही दिन से हम इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसलिए कि पेनलेस तो हो ही नहीं सकती डिवोर्स, कुछ ना कुछ तो उसमें हर्ट होगा, कुछ ना कुछ तो चोट लगेगी, दर्द होगा। लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि हम दोनों ने सही तरह से निभाया एक-दूसरे से और सही बात रखी। बच्चों के मामले में हम लोग कभी एक सेकंड को अलग नहीं हुए। ये नहीं हो सकता था कि बच्चा मुझसे कुछ माँगे मैं मना करूँ तो जाके माँ से ले ले, या माँ से कुछ माँगी वो मना करे तो मुझसे आज्ञा ले ले। ये नहीं हो, हमने सारे फैसले हमेशा साथ किए। मैं जब अलग हुआ उससे तो कोई दिन नहीं होता था जब मैं उसे फ़ोन नहीं करूँ। रोज़ फ़ोन करता था, रोज़ फ़ोन पे बात होती थी हमारी, क्या किस्सा है, क्या नहीं था। तो उसके बाद अब ये नहीं, अब नहीं करते रोज़, इसलिए कि अब इतनी रिश्ते में ताकत आ गई कि रोज़ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि आपके जो बेहतरीन दोस्त कौन है, तो मैं जो 2-3 नाम लूँगा उनमें से एक हनी का होगा, और मुझे यकीन है कि हनी भी कहेगी। एक टोटल कॉन्फिडेंस एक-दूसरे पे हमको है। एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में एक वो है। तो वो उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है और आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि भाई जो हुआ है इसमें दूसरे को कुछ तो तकलीफ हुई है, तो अगर उसमें कहीं अगर थोड़ी-सी कड़वाहट भी आ रही है तो उसे आपको झेलना है, आपको झेलना पड़ेगा। तो शुरू में ये सब था, ज़रा-सा साल 2 साल, धीरे क्योंकि वो बेसिकली बहुत अच्छी इंसान है, मुझसे बहुत बेहतर इंसान है वो। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारे रिश्ते बहुत मज़बूत हो गए, और न सिर्फ मुझसे बल्कि शबाना से, जो ज़ोया और फरहान के शबाना से जैसे रिलेशन है या शबाना के इन लोग से जो रिलेशन है, वो बहुत ही अच्छे और उम्दा हैं। क्यों तक मतलब सबसे टफ क्यों रहा फिर आपके लिए उनसे? टफ ये था कि देखिए बाकी सब लोगों से तो मैं रेगुलर मिलता रहता था। हनी जी से ये मेरी दूसरी मुलाकात थी, और
और उन विषय पे बात करना थी जो जिनको वो बहुत पीछे छोड़ आई। तो मुझे लगता था पता नहीं वो जख्म की तरह हैं या क्या उनकी यादें हैं और उनको अब कुरेदना। तो मैंने उनको जाके बताया कि ऐसी-ऐसी मैं किताब, और मैं ये चाहता हूँ कि उसमें आपकी बात भी आए, और सवाल हो सकता है कि कुछ कड़वे हों, मगर जो मैंने देखा सुना है उसी पे बात होगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए, और जवाब देते वक्त तो वो इमोशनल भी हुई, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, हम उनको खामोखा हस्बैंड और वाइफ बना लेते हैं। ये बड़ी कमाल की, जी, मतलब दोस्त हस्बैंड और वाइफ नहीं हो सकते, या हस्बैंड और वाइफ दोस्त नहीं हो सकते, दोनों। हालांकि मेरे ख्याल से हस्बैंड और वाइफ साथ में तभी ठीक रख सकते हैं अगर दोस्ती रहे। बाकी सब चीज़ें जो मोहब्बत और ये इश्क और ये सभी तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मोहब्बत तो दोस्त से भी होती है, वो वाली मोहब्बत जब आप शेयर कर सकते हैं, हर बात डिस्कस कर सकते, बात कर सकते हैं, तो फिर रिश्ता है। और वो मोहब्बत जिसमें इज़्ज़त नहीं है, वो मोहब्बत में खोट है। और वो इज़्ज़त जिसमें आप अधिकार नहीं देते हैं, वो उस अधिकार में खोट है, झूठा है। कि आपने इज़्ज़त तो दे दी, अधिकार कोई नहीं। आपने मोहब्बतों की इज़्ज़त नहीं करते। बल्कि ये आमतौर से बहुत सारे मर्द ये लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, अरे भाई मैंने तुम्हें अगर ऐसा बुरा भला कहा या मैंने तुमसे मिसबिहेव किया बिकॉज आई लव यू सो मच, तो मुझे हक लगता है। नहीं, ये बकवास है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं आपको उसकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते तो झूठ है, आप मोहब्बत भी नहीं करते। और अगर आप उसकी इज़्ज़त करते हैं तो आपको उसे पावर देनी पड़ेगी, अधिकार देना पड़ेगा। अगर कोई अधिकार नहीं तो इज़्ज़त किस काम की है? मतलब ही नहीं, बेकार बात है। तो ये मेरे माइंड में बहुत क्लियर है। वो एक दौर था, वही जो मैंने आपको बताया था कि मैं शराब पीता था बहुत। फिर ये कि जो इतने पुराने जो फ्रस्ट्रेशन अंदर थे, ऊपर से तो हम हँसते खेलते रहते थे। जैसे मैंने कहा कि मेरा हँसता खेलता बचपन था, लेकिन अंदर तो बिटरनेस कहीं थी, वो सब निकलती थी। तो मैं भी कुछ बहुत ही समझदारी से ज़िंदगी नहीं गुजार रहा था। काम अच्छा कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मैंने थोड़ा-सा ख़राब किया हुआ था अपनी हरकतों। वो बहुत यंग थी और पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल औरत। तो वो ऐसी नहीं कि डर जाए किसी से, जी आपने जो कहा सही है। तो उसके तो एक तरफ यंग, इनएक्सपीरियंस और पावरफुल लड़की, दूसरी तरफ ये इंसान जो इतना हिला हुआ है अंदर से और दीवाना है, और इतने उसके फ्रस्ट्रेशन है जो आप शराब पी के निकलते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन ज़रा गड़बड़ हो गया। फिर दोनों ही मैच्योर्ड हुए वक्त के साथ, और दोनों ही ने मुड़ के देखा कि क्या गड़बड़ हो गई थी। ज़ाहिर है कि कोई भी ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। तो फिर हमने धीरे धीरे जो रिश्ता बनाया उसे टाइम लगा और वो मजबूत होता ही चला गया। उसे वक्त लगा। अभी देखिए कोई मेरे ख्याल से 40-42 साल पहले की बात है। तो लेकिन ये कि आज हमारा जो रिश्ता है वो मतलब कोई देखे तो माने नहीं। एक और आपका बड़ा खास रिश्ता रहा सलीम साहब से, बहुत कुछ हमने उसके बारे में पढ़ा सुना। इसमें आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अगर टॉप 3 लोगों के कंट्रीब्यूशन में मैं जिक्र करूंगा तो तीनों नाम सलीम साहब के होंगे। इसमें कोई शक नहीं। सलीम साहब का क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ? देखिए, एक तो हालांकि आई वॉज अ पर्सन जिसे अपनी डिग्निटी का बहुत ख्याल था, और मुझे ज़रा सा कोई ऐसा वैसा कर दे तो मैं नौकरी छोड़ के चला जाता था। और मैंने बेकार वक्तों में नौकरी, ज़रा सी ऐसी बात जो मुझे पसंद नहीं है उस पर छोड़ देता था। 100 रुपये महीना की नौकरी छोड़ दी, जबकि 2 रुपये जेब में नहीं, वो सब कर लेता था। लेकिन मैं समझता हूँ सलीम साहब की एसोसिएशन में मुझे बहुत हिम्मत जो है मैंने सीखी, इसलिए कि वो खुद बहुत बहादुर आदमी है। तो उन्होंने मुझसे कहा डरो मत, खुद नहीं होगा, करके देखो, चलो करते हैं हम। तो ये जो हमने बैरियर तोड़े, वो इसमें उनका बहुत हाथ है। दूसरे ये कि मैं ज़बान जानता था, डायलॉग जानता था, इसलिए कि मैं तो वो था, डायलॉग राइटर भी था पहले और डिबेटर था। तो मैं जुमला बनाना और कैसे ये बात कही जाए जानता था। स्क्रीन प्ले क्राफ्ट है, उसे मैं इतना नहीं समझता था। वो सलीम साहब के साथ जो मैं रहा, सलीम साहब
असिस्ट कर चुके थे अबरार अलवी जैसे बड़े राइटर को, तो उनको स्क्रीन प्ले के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा मालूम था। तो मैंने स्क्रीन प्ले सीखा उनकी एसोसिएशन उनसे, और फिर ये जो हमने बैरियर तोड़े, जो कितना पैसा लेना है, क्या हमारी फीस होनी चाहिए, कैसे हमारा नाम होना चाहिए, वो सब इनकी वजह से। ये इनकी हिम्मत थी कि ये आगे खेत चले गए। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, तो वो तो मैं अब सीख गया कि ये तो अब यहाँ डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो ये मगर सीखा मैंने उन्हीं से। अच्छा, आप गाने क्यों नहीं लिखना चाहते थे? यश चोपड़ा ने आपसे जबरदस्ती अरे मैं अच्छी खासी स्क्रिप्ट चल रही थी, हमारा तो काम चल रहा था स्क्रिप्ट में। पोइट्री तो मैंने छपाई तक नहीं थी, लिखना गाना लिखना तो दूर की बात आप है। रखते थे जो अपने लिए पोइट्री में पर्सनली? कुछ 5-6-8 लोग थे जिन्हें मैं सुनाता था, और मैंने कभी छपाया भी नहीं था। एक बार धर्मवीर भारती जी की जो धर्मपत्नी पुष्पा जी थी, तो वो भी हमारे समझो घर के बड़े की तरह थे, हमारा ऐसा रिश्ता था। तो पुष्पा जी ने जबरदस्ती उसमें धर्मयुग में छपा दी, और उस पर उन्होंने एक आर्टिकल भी मुझ पर लिखा था। वो एक ही बार छपी थी, उसके बाद भी कई बरसों नहीं छपी। वो यश चोपड़ा साहब से मेरा एसोसिएशन था, उन्हें मैं सुनाता था। तो वो एक दिन आ गए, और वो साहिर साहब अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो उनका नहीं, मैं गाने तो आपसे लिखाना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कायल ही कर दिया। तो फिर जब मैंने लिखे वो गाने, तो मुझे भी मज़ा आ गया सिलसिला के। तो मैंने बहुत इंजॉय किया लिखना, फिर मैं लिखना शुरू कर दिया गाने। और उसमें लता जी का भी हाथ है, ये मुझे बाद में मालूम हुआ। जब इनके पास सॉन्ग राइटर नहीं थे, साहिर साहब वॉज नॉट वेल, तो वो कहते मुझे अब नहीं लिखना, बहुत हो गया। तो ये गए, लता जी को बड़ी बहन की तरह समझते थे। तो उन्होंने लता जी से पूछा कि मैं लता जी किससे लिखवाऊँ? तो लता जी कहली पद्मा सज्जेओ जो डोगरी की बहुत बड़ी राइटर पोएट है, वो जावेद को जानती है, और वो जावेद की पोइट्री की बहुत तारीफ करती है। तो इतनी बड़ी पोइट्रेस अगर खुद तारीफ करती थी कि तुम्हारी तो बड़ी एसोसिएशन है, तो उससे क्यों नहीं लिखवाते? तो उन्हें आइडिया कि बात तो सही है, तो फिर उन्होंने मुझसे लिखवाया। तो कहीं उसमें लता जी का भी कंट्रीब्यूशन है मेरे सॉन्ग राइटर बनने में। अच्छा सर, कभी फरहान ने आपसे लव लेटर नहीं लिखवाया अपनी किसी गर्लफ्रेंड? कहा नहीं कि पापा लिख दो जरा? नहीं, वो खुद अच्छा राइटर है, और दूसरे के मेरा ख्याल है कोई लेटर लिखने के बजाय ज़बानी बात करना पसंद करता होगा। नहीं, वो तो करता हो नहीं, कई बार होता है ना कि इम्प्रेस करने के लिए कि नहीं, मुझे फरहान ने एक मर्तबा बहुत पहले अपने 4-5 पेज लिखे हुए दिखाए, जो एक बड़ी रोमांटिक राइटिंग थी। तो मुझे लगा अच्छा लिखा है इसने। तो मैंने कहा अच्छा लिखा करो तुम, अच्छा है। फिर चला गया। फिर एक दिन मेरे पास आया, कहले ये स्क्रिप्ट है मैंने लिखी है, ये ज़रा पढ़िए आप। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि किसी अच्छे डायरेक्टर, उसने कहा किसी अच्छे नहीं, मैं डायरेक्ट करूँगा इसे। तो तुम डायरेक्ट करोगे? अच्छा। तो मैं किसी प्रोड्यूसर से बात करूँ तुम्हारे? तो कहले नहीं, वो तो मेरे पास प्रोड्यूसर है। कौन है? कहले मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, रितेश, वो बना। मैंने कहा तुम भी नए हो, रितेश भी नया है, तो तुम लोग कैसे काम करोगे? और कौन करेगा तुम्हारे साथ? तो कहानी उसमें तो 3 हीरो हैं, तुम्हारे साथ कौन? तुम तो न्यू कमर हो, तो कौन हीरो है? कहले वो मैंने बात कर ली। तो किससे बात कर ली तुम? तो मैंने आमिर से बात कर ली, और इससे बात कर ली, और उसे तीनों का नाम बताया। जब उसने मुझे ये सब बताया, तब तक ये सारे काम वो खुद ही कर चुका था। अच्छा भाई। तो इतनी देर में हमारे एक प्रोड्यूसर दोस्त को मालूम हुआ कि एक स्क्रिप्ट है उसके पास जिसमें आमिर और सैफ और अपना अक्षय काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, फरहान को कहिए मेरे पास ये प्रोजेक्ट ले आए, मैं उसको राइटिंग और डायरेक्शन का 80 लाख दे दूंगा। तो मैंने फरहान से कहा कि देखो भाई, मजा हुआ प्रोड्यूसर हो, तुम्हें 80 लाख देने को तैयार है, इसलिए कि आमिर आ रहा है और ये स्टार आ रहा है। तो उसने कहा मुझे कितना ही पैसा दे दे, पिक्चर तो मैं उसी के साथ बनाऊंगा, रितेश के साथ, मैं और रितेश ही बनाएंगे। तो अच्छा भाई ठीक है बनाओ। तो बनाई उन्होंने पिक्चर, और आज भी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और ये स्कूल के दोस्त हैं। तो मुझे आमिर ने बहुत दिनों बाद ये किस्सा सुनाया। आमिर ने कहा कि जावेद साहब, मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि अभी मैं ये पिक्चर में काम कर रहा हूँ, एक पिक्चर जो भी थी, और मुझे 6 महीने तक कोई स्क्रिप्ट नहीं सुननी, कोई भी आए उसे बोलो 6 महीने बाद कांटेक्ट कीजिए। तो ये हो गया था। तो एक दिन मेरे सेट पे एक लड़का आया, और उसने कहा कि मुझे आपको एक स्क्रिप्ट सुनानी है।
तो मैंने कहा भैया अभी मैं तो 6 महीने तक सुन नहीं रहा हूँ किसी से, 6 महीने बाद मुझे कांटेक्ट करना। कल वो चला गया, लेकिन उसकी सूरत देख के, उसका नाम सुन के, उसके बात करने का अंदाज सुन के मैं पहचान गया आपका बेटा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में आपका फ़ोन आएगा कि भैया आमिर तुम, मेरा बेटा गया था तुम्हारे पास, उसकी स्क्रिप्ट तो तुम सुन लो। आपका फ़ोन ही नहीं आया। जब फ़ोन नहीं आया तो मुझे लगा कि इसने शायद अपने बाप को बताया ही नहीं। इस पे मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये जावेद अख्तर का बेटा है, जावेद अख्तर, उसे मालूम है कि मेरे आपके क्या रिलेशन है, और इसने अपने बाप का नाम भी यूज़ नहीं किया और ना अपने बाप से कहा कि आमिर को फ़ोन कर दीजिए, तो इसमें तो कुछ दम है। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो जो लड़का आया था फरहान, उसको बुलाओ। तो वो भी परेशान, आपने तो कहा था 6 महीने तक। कल नहीं मैं सुनूंगा उसकी। तो कल उसे बुलाया उन्होंने, और कल स्क्रिप्ट सुनी, जैसे ही वो ख़त्म हुई तो मैंने कहा मैं पिक्चर में काम कर रहा हूँ, मुझे इतनी चाहिए। तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, यानी ये भी नहीं है कि मैंने किसी से कहा हो कि आप ये पिक्चर कर लीजिए, इतना भी नहीं। अच्छा, एक आखिरी में सर, जो आपका विजय नाम का किरदार रहा, जिसने मतलब शायद मुझे लगता है कि सिनेमा से जो भी प्यार करता जी जी उसको इम्पैक्ट किया। जी, मतलब जी, हम जी, लोग वो डायलॉग्स ये जी, वो जी, मतलब वो हम अक्सर यूज करते हैं। जी जी। वो नाम कहाँ से लाया? अब देखिए, विजय नाम का मतलब भी अच्छा है, विक्ट्री, जीत। और मैं ये नाम विजय मैं बचपन से जानता था, इसलिए कि जो हमारे नेबर्स थे, बहुत मतलब 4-5 साल की उम्र में मेरे जो नेबर्स थे, वो थोड़ा सा मुझसे उम्र में बड़ा था। 2 भाई थे, प्रमोद और विजय। तो विजय नाम मेरे ध्यान में था, और फिर वो एक बार हो गया तो फिर उसी को हमने इस्तेमाल किया, वो एक ब्रांड बन गया अपने अंदर। जी। अरुण जी, जादूनामा, ये नाम आपने कहाँ से चूज किया? मतलब जादू तो जावेद साहब का नाम है, हाँ, बट जादूनामा, इस पे अप्रूवल कैसे मिला या कहाँ से आया नाम? नहीं इसमें किताब के कई नाम सोचे गए थे, और फिर अल्टीमेटली सब लोगों की राय ये थी कि भाई जादूनामा इससे होना पहले क्या चाहिए। नाम था? जादू का फसाना। जादू का, अच्छा अच्छा। जादू नहीं का ये फसाना, अच्छा, हाँ। ये अच्छा नाम है। ये तो सब इन्हीं का किया, इसमें मेरा कोई हाँ, कंट्रीब्यूशन तो फिर वो फरहान की फिल्म और इनकी किताब में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो वो गाने फिर मैंने लिखे थे उसके, इसमें इंटरव्यू दिया है। तो जादूनामा फिर हम लोगों ने सोचा, सब लोगों की राय से तय हुआ कि ये सबसे बेहतर नाम है। इस तरह फिर, क्योंकि वो जावेद साहब की जिंदगी पे है, तो जादूनामा। हाँ, क्योंकि नाम बहुत बहुत कैची है। हाँ, मतलब एकदम आप जो है हाँ, अट्रैक्ट हो जाते हो इस जी, नाम जी, की जी, तरफ। जी, तो मुझे जी, लगा कि मुझे जी, पूछना चाहिए जी, कि नाम जी, आप लाए जी, कहाँ जी, से। जी। सर, आखिर में कुछ एक लाइनें जो आपके दिल के करीब हो, चाहे आपकी लिखी हुई या जो आपको भी कहीं ना कहीं बार बार लाइफ में याद आती हैं या मोटिवेट करती हैं। पता नहीं सर, आपको मोटिवेट तो नहीं करती, बल्कि मैं तो उल्टी बात जो आपको आपके दिल के बताऊंगा। करीब। दिल के तो करीब वही है जो लिखा है, और जो दिल के करीब नहीं था वो लिखा ही नहीं है। तो वो ये नहीं कि जो आपके दिल के करीब हो। हाँ, दिल के करीब बहुत से फिल्मी गाने नहीं होंगे, वो तो कमीशन वर्क होता है, लेकिन जो मेरी अपनी पोइट्री, तो मैंने तो वही लिखी जो मेरे दिल के करीब है। तो उनमें से सिलेक्शन नहीं कर सकता मैं कि ये मेरे दिल के करीब, वो नहीं है, सब है, तभी लिखा। मैं आपको एक रिडल जो है, जो आप सबकी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में आज के दौर में है, वो सुनाता हूँ मैं, कि क्या करे आदमी। उस पोएम का नाम भी है उलझन। करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि भिड़ के छत्ते, जमीन जिस्मों से ढक गई, कदम तो क्या तिल भी धरने की जगह नहीं है। ये देखता हूं तो सोचता हूं कि अब जहां हूं वहीं सिमट कर खड़ा रहूं मैं, मगर करूं क्या कि जानता हूं जो भीड़ पीछे से आ रही है वो मुझको पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी। तो अब जो चलता हूं मैं, तो खुद मेरे अपने पैरों में आ रहा है, किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा। चलूं तो औरों पे जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं। ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुनसिफी पर, मुनसिफी इंसाफ। ज़मीर होता है ना, ज़मीर की आवाज़ सुनो। चलो सुनते हैं। ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुनसिफी पर, ज़रा सुनूं तो कि आज क्या तेरा फैसला है। ये डायलेमा जो है हम सबकी ज़िंदगी में है। भाई नहीं करें
तो कोई दूसरा कर देगा, करें तो फिर लगे अरे भाई हमने दूसरे के साथ जाती कर दी। तो कैसे चलें ज़िंदगी में? आपकी लाइनें जो हैं वो सालों से हमें हमारे दिलों को छूती आ रही हैं और इसी तरीके से छूती रहें, आइंदा भी छूती रहे, आप यही लिखते मेरी रहें। दुआ और है। जादूनामा का पार्ट 2 भी अगला कुछ और राज बचे हैं जो आने बाकी हैं। इससे पहले एक किताब आई थी ख्वाब के गांव में, जो अमेज़न वगैरह पे बेस्ट बुक सेल में हुई। उसमें हमने सिर्फ जावेद साहब के विचार वो लिए तो थे कमाल हो गया। और वो मतलब और ये जो अमेज़न की जो वो थी बेस्ट सेलर लिस्ट, हाँ, तो नंबर 1 रही, नंबर 1 कई रही हफ्ते। ख्वाब के गांव में। वो बहुत पॉपुलर थी, आज भी कई लोग लेके आए थे उसको, ऑटोग्राफ लेने के लिए हम गए थे। अब ये जादूनामा है और अभी मतलब मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ाई जारी है। अच्छा, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं अरे वाह, कि मतलब पार्ट 2 भी हो सकता है। बस बिल्कुल होना चाहिए जी। और कुछ और अच्छी चीजें हमें उसमें देखने को मिले और फिर से जावेद साहब से मिलने का मौका मिले। बिल्कुल। मतलब मेरे लिए तो ये किताब इसलिए बहुत बिल्कुल। खास है कि अरविंद जी आपसे की बुक के लिए सेकंड वॉल्यूम के लिए मुझे जीना बहुत पड़ेगा। अरे सर आप बहुत जिए और ये तो उसमें फिर हम जरूर चाहेंगे कि दूसरा नहीं तीसरा चौथा खूब सारे जी, पार्ट्स जी। आए और आप रूबरू होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक सर, यू, थैंक यू सो मच। बहुत सारे किस्से कहानियां आपने सुनाए जो Thank मतलब you. मुझे मेरे लिए इंटरव्यू जो है जिंदगी भर एक यादगार अरे रहेगा कि दोस्त, आपसे मोहब्बत मैं आपकी। मिला और आपसे Thank you. बातचीत। Thank थैंक यू you. अरविंद जी, थैंक यू, so बहुत much। बहुत और शुक्रिया। लास्ट में जरा इस बुक पे सर आपके साइन भी होने चाहिए जरूर। अच्छा, कर देता हूँ। किसके नाम करूँ सर? मेरे नाम सर। आप अपना स्पेलिंग बताइए मुझे। अमित भाटिया, IIT, AMITBHATA। ये नाम जो है ना, इसमें कुछ लोग डबल ई लगाते हैं, कुछ नहीं आई। सर, अमित AMIT। आज है 6/1/23। जी सर, ये 2023। 23 लिखने में अभी थोड़ा सा थैंक यू सो मच सर।